हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलू। फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनटीए नेट एग्जामिनेशन जो 2019 में हुआ था उसके पेपर पे करेंगे। फ्रेंड्स, इस पेपर का बहुत दिनों से इंतजार था और कई सारे फ्रेंड्स हमारे मैसेज कर रहे थे कि मैम इस पेपर को भी आप डिस्कस करवा दीजिए, क्योंकि 25 प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस हुए हैं, ठीक है, चैनल पे। और ये लास्ट पेपर जो था दिसंबर का वो बचा हुआ था, ठीक है। तो ऑथेंटिक आंसर की के साथ आज हम इस पेपर पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन के लिए ये पेपर बहुत ही लाभकारी है, ठीक है। और एक साथ यहाँ पे सॉल्व हो रहा है तो ये और ही ज्यादा इसका हमें लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, जो लोग जून 2020 या अब तो एग्जामिनेशन दिसंबर में होने की संभावना है, ठीक है, वो लोग जो भी देने जा रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इस पेपर का लाभ मिलेगा। क्योंकि मान के चलिए फ्रेंड्स, अगर हमने 26 प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर हमें मिल जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। देखिए, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर पे हमारी पकड़ रहती है तो वो क्वेश्चन जो होते हैं वो तुरंत हमारे फटाफट सॉल्व होते चले जाते हैं, ठीक है। और कोई भी एग्जामिनेशन हो फ्रेंड्स, ठीक है, अभी जैसे हायर एजुकेशन का ही जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज्यादा आए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उन पे हमारी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन नेट एग्जामिनेशन में 2019 के पूछे गए थे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमारा पहला है वो है विच टू द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन द अलायंस थ्योरी, ठीक है। तो अलायंस थ्योरी की बात किसने की है हमें ये बताना है, ठीक है। अलायंस थ्योरी से क्या रिलेटेड है वो बताना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, अलायंस थ्योरी। फ्रेंड्स, अलायंस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? सबसे पहले कई बार एग्जामिनेशन में 2-3 बार प्रीवियस ईयर पेपर में मैं सॉल्व कराई हूँ, जो 25 पहले से ही पढ़े हुए हैं उसमें भी ये चीज मैंने बताया है, ठीक है, आया हुआ है ये अलायंस थ्योरी। ये जो सिद्धांत है ये दिया है किसने? लेवी स्ट्रास जी ने, ठीक है, लेवी स्ट्रास महोदय ने अलायंस थ्योरी। और इसको क्या कहते हैं हिंदी में? गठबंधन सिद्धांत, गठबंधन सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों चीजें अच्छे से फ्रेंड्स लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं आंसर को। प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पिरेटरी, रूल्स ऑफ एक्सोगेमी, रूल्स ऑफ इंडोगेमी और इंसेक्ट टैबू, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, 100 क्वेश्चन है तो इसलिए हम लोग फटाफट जो है इसको देख लेंगे राइट आंसर को और इसको अच्छे से लर्न भी कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन 4 यानी ए, प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पिरेटरी, ठीक है, यानी पारस्परिकता का सिद्धांत और इंसेक्ट टैबू, ठीक है। तो पारस्परिकता और टैबू ये क्या है? गठबंधन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, ये पेज क्लियर नहीं आया है पीडीएफ में, ठीक है, लेकिन मैं इसको जल्दी से पढ़ के आपको बता दे रही हूँ। अकॉर्डिंग टू टीवी बाटोमोर, द हिस्टोरिकल अप्रोच इन सोशियोलॉजी हैज टेकन टू प्रिंसिपल फॉर्म्स विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? टीवी बाटोमोर जी ने समाजशास्त्र के उद्भव की बात की थी सबसे पहले, ठीक है। और ये सर के नोट्स में ही और सर ने जो ऑनलाइन क्लासेस ली हैं उसमें सबसे पहले इन्होंने सर ने बताया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, आ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर। हमारे यहाँ जो संस्थान से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तुरंत ही याद आ गया होगा, आ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर, ये बुक लिखी थी। और इसी बुक में इन्होंने टीवी बाटोमोर जी ने ये अप्रोच अपना बताया था, ठीक है। तो फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, एथनोग्राफिक डिस्क्रिप्शन और सिस्टमैटिक इंपीरिकल रिसर्च और बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिवलेशन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी और ए। तो डी और ए, डी हो गया बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी उद्भव का जैविक सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का दर्शन, ठीक है। तो डी और ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शहरी क्षेत्रों के स्वरूप को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसको हमें इस सीक्वेंस को प्रॉपर जो है सेट करना है। तो देखिए, मेगा सिटी, मेटा सिटी, महानगर, देन नगर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? नगर होगा। क्या होगा? नगर। सबसे पहले नगर, फिर महानगर, फिर मेगा सिटी और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? मेटा सिटी, ठीक है। तो आइए इसको सेट करते हैं। सबसे पहले नगर यानी डी, फिर क्या हो गया? सी महानगर, और फिर ए यानी मेगा सिटी और सबसे लास्ट में बी हो जाएगा
ठीक है, मेटा सिटी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंदोलन दिए गए हैं, जो पेपर सॉल्व कराए गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में भी आंदोलन को लेके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, और जो हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज चल रही है संस्थान में, वहाँ पे भी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व कराए थे यूट्यूब पे भी। ठीक है, चैनल पे तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बारदोली आंदोलन और स्थान, यानी ये किस स्थान से जुड़ा हुआ है और ये कहाँ का आंदोलन है, कहाँ का किसान आंदोलन है, ये हमें मैच करना है। ठीक है, तो बारदोली आंदोलन कभी कभी तो सन पूछ लेता है कि किस ईयर में हुआ है। प्रीवियस ईयर जो पेपर 25 साल हुए हैं फ्रेंड्स, उसमें ये भी पूछा गया है कि किस ईयर में ये किस ईयर में मतलब लागू हुआ था। ठीक है, किस ईयर में ये हुआ था। तो एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर को एग्जामिनेशन जाने से पहले एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए बारदोली आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था, ये फ्रेंड्स हुआ था बारदोली आंदोलन, ये हुआ था गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, गुजरात में, यानी ए का हो जाएगा 4। ठीक है, ए का 4। बारदोली आंदोलन ये कहाँ से संबंधित है, गुजरात से। मोपला कहाँ का आंदोलन है, मोपला है मालाबार। ठीक है, मालाबार स्थान है, वहां से मोपला विद्रोह हुआ था। ठीक है, तेलंगाना का किसान आंदोलन, यानी तेलंगाना का जो किसान विद्रोह हुआ था वो कहाँ से रिलेटेड था, तो वो था सी का सेकंड, यानी आंध्र प्रदेश से। और तेभागा कहाँ का आंदोलन है, ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, डी का हो जाएगा 3rd। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतीक यानी जो सिंबल होते हैं ये किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, यानी किसी संदेश या मैसेज के प्रेषण से। ठीक है, जो सिंबल होते हैं प्रतीक, ये किसी संदेश या मैसेज के प्रेषण से रिलेटेड होते हैं। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने जब सॉल्व कराया था तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक किसने लिखी थी, इसके राइटर कौन है, तो AR देसाई जी की बहुत ही फेमस बुक है, AR देसाई। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नौकरशाही की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, यानी नौकरशाही, देवर जी ने चर्चा की थी ना नौकरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो शक्ति का पदानुक्रम, असीमित शक्ति, संचार की वाहिका और अधिकारियों के मध्य अनौपचारिक संबंध। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, तुरंत अगर हमारा सही पकड़ नहीं रहता तो तुरंत ही क्वेश्चन हम अनौपचारिक औपचारिक में ही क्या, देखिए ये यहाँ पे दिया है अधिकारियों के मध्य अनौपचारिक, तो अनौपचारिक थोड़ी ना होता है, फैमिली परिवार से होता है ना अनौपचारिक संबंध। अधिकारियों के मध्य तो हमारा औपचारिक संबंध होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जरा सा ही अगर हम कंफ्यूज हुए तो तुरंत क्वेश्चन ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हम क्वेश्चन को समझेंगे कि नौकरशाही की जो आवश्यक विशेषता है वो क्या है, कि शक्ति का पदानुक्रम, यानी जो शक्ति होती है उसका पदानुक्रम, कौन नीचे है कौन अपर में है। ठीक है, तो ए हो जाएगा, और सी यानी संचार की वाहिका, तो ए और सी यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज एडवोकेटेड द साइंटिफिक मेथड फॉर द स्टडी ऑफ सोशल फेनोमेना। ठीक है, तो सोशल फेनोमेना देखिए यहाँ पे दिया गया है AR रेडक्लिफ ब्राउन, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर या मेलनोव्स्की। तो कौन रिलेटेड है हमें ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए और बी। ठीक है, ए और बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रेडक्लिफ ब्राउन और इमाइल दुर्खीम। ठीक है, सोशल फेनोमेना से रिलेटेड है। ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी इन्होंने दी थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का जो सही क्रम है वो क्या है। ठीक है, जो शोध का सही चरण है, क्रम है, वो हमें सीक्वेंस यहाँ पे बताना है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, या क्या होगा इसमें, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले साहित्य की हम समीक्षा करेंगे, फिर आंकड़ों को संकलन करेंगे, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, रिपोर्ट का लेखन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 10 दिया गया है, 2001 व 2011 के जनगणना वर्षों में भारत की मलिन बस्तियों की जनसंख्या
निम्नांकित में से कौन सी है, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि कौन सी है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। बी और सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्रियों व सामाजिक मानववैज्ञानिक द्वारा भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन को व्यापक रूप से किस पर केंद्रित किया गया है, ठीक है। समाजशास्त्रियों व सामाजिक मानववैज्ञानिक द्वारा भारतीय ग्रामीण समाज के अध्ययन को व्यापक रूप से किस पर केंद्रित किया गया है। जाति व समुदाय के वर्गीकरण पर, ग्रामीण व खेतिहर सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर, राज्य द्वारा ग्रामीण समाज में आरंभ किए गए सुनियोजित परिवर्तन के विश्लेषण पर, या भारतीय ग्रामीण समाज के विकास के में सांस्कृतिक अवरोधों को खोजने पर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन वन। ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी, यानी जाति व समुदाय के वर्गीकरण पर और ग्रामीण व खेतिहर सामाजिक संरचना के विश्लेषण पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया गया है कि पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई, ठीक है। तो जो पंजाब में हरित क्रांति हुई थी उसके कारण कई पारिस्थितिकीय समस्या उत्पन्न हुई थी, ये कथन दिया गया है। और तर्क दिया गया है कि अधिक उत्पादन के लिए भूमिगत जल को अति दोहन और कीटनाशक व रासायनिक खादों का अति उपयोग के फलस्वरूप यह हुआ था। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, यानी कथन और कारण दोनों सही है और क्या है, सही व्याख्या भी है, ठीक है। तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने समय व स्थान के विचार से पूर्व ए प्राइमरी के रूप में माना है, ठीक है। यानी किसने समय व स्थान को विचार से पूर्व ए प्राइमरी के रूप में माना है। तो किसने माना था फ्रेंड्स, इमैनुअल कांट महोदय ने। किसने, इमैनुअल कांट महोदय। ऑप्शन फोर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है, ठीक है। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, एस एफ नॉडेल, जिन्सबर्ग या आर फर्थ। तो किसने किया था फ्रेंड्स, एम जिन्सबर्ग जी ने, ठीक है। किसने किया था, एम जिन्सबर्ग जी ने। तो ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति आंदोलन यानी ग्रीन पीस मूवमेंट का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो समुद्रों की संरक्षा, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन, गरीबी उन्मूलन, सुरक्षित और सतत प्रयास, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा इसका, गरीबी उन्मूलन नहीं है, बाकी इसमें सब है, ठीक है। तो ऑप्शन थ्री हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। इमाइल दुर्खीम के अनुसार जो सामाजिक तथ्य हैं, सोशल फैक्ट्स, उनके संबंध में कौन सा विकल्प सही है। यह किसी प्रदत्त समाज में सामान्य है, यह प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य है, यह वस्तु के समान है, यह किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डालता। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर, यानी ए और सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और सी यानी यह किसी प्रदत्त समाज में क्या है, सामान्य है, ठीक है। और सी यानी यह वस्तु के समान है। तो ऑप्शन फोर हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता यानी प्रैक्टिशनर माना जाता है। तो किसे माना जाता है सैद्धांतिक बहुलवाद का, ठीक है, ये जीएस घुरिये जी को माना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सूची दी गई है समाजशास्त्री और उन्होंने कौन सी संकल्पना दी है, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। देखिए WF आगबन, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, भौतिक एवं अभौतिक संस्कृत का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स जी ने क्या दिया था, मूलभूत एवं अधिसंरचना, यानी बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। वेबर, मैक्स वेबर जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था, सी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृत। और हाउस ने क्या दिया था, सामाजिक उद्विकास एवं सामाजिक प्रगति। इन्होंने सोशल डेवलपमेंट नामक एक बुक लिखी थी, उन्होंने उस बुक में इन्होंने बताया था सामाजिक उद्विकास एवं सामाजिक प्रगति, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि समाज शास्त्रीय मानव शास्त्रियों में से किसने भिन्न तरीके से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है, ठीक है। तो किसने किया है फ्रेंड्स, इमानुएल दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर या ऑगस्ट कॉम्ट। तो किसने किया है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए और सी, ठीक है। ए और सी यानी इमानुएल दुर्खीम और मैक्स वेबर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग
इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द डोमेस्टिक वायलेंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो घरेलू हिंसा है वो किस एरिया में होती है ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स चाइल्ड एब्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो बच्चे नाबालिग बच्चों को जैसे होटल वगैरह में देखिए ना, उनको खाने पीने या बर्तन धुलने के काम में लगाया जाता है, तो वो सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आंकड़ों के प्राथमिक स्रोतों के उदाहरण है। ठीक है, तो प्राथमिक स्रोत का कौन सा उदाहरण है ये हमें बताना है। साक्षात्कार, डायरी, जनगणना रिपोर्ट या अवलोकन। ठीक है, तो जो प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अवलोकन और साक्षात्कार। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। प्रौद्योगिकी के स्वरूप को उस समय अवधि के साथ मिलाएं जिससे ये सामान्य प्रारंभ एवं विकसित हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें मिलाना है। हाँ, तो फ्रेंड्स प्रौद्योगिकी का स्वरूप यानी टेक्नोलॉजी जो कि सिलेबस में ऐड हुआ था। ठीक है, और समय अवधि यानी इसका कालक्रम क्या है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक गणना, आणविक शक्ति या जैविक अभियांत्रिकी, टेक्सटाइल, खनन, धातु विज्ञान, चीनी मिल, कागज मिल, विंड मिल और परिवहन, सर निर्माण और विनिर्माण। ठीक है, तो ये कब कब हुआ है, इसकी समय अवधि कब है ये हमें बताना है, मैचिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए ऑप्शन ए का हो जाएगा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक गणना, आणविक शक्ति और जैविक अभियांत्रिकी। ठीक है, तो ये कब है फ्रेंड्स, ये है 20वीं और 21वीं शताब्दी। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, 20वीं और 21वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक जो गणना, आणविक शक्ति, जैविक अभियांत्रिकी, इन सब का जो विकास हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का, ये 20वीं और 21वीं शताब्दी, यानी ए का 4 और बी का हो जाएगा टेक्सटाइल, खनन, धातु विज्ञान, बी का हो जाएगा 3rd यानी 19वीं शताब्दी में। ठीक है, बी का थर्ड यानी 18वीं शताब्दी। ठीक है, और सी चीनी मिल, कागज मिल और विंड मिल, ये कब हुआ था, तो सी का हो जाएगा फ्रेंड्स 1 मध्यकालीन अवधि में। ठीक है, और डी परिवहन सा निर्माण और विनिर्माण जो रिलेटेड है वो डी का 2nd यानी 19वीं शताब्दी में। ये कब है, ये है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सीक्वेंस है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, जब कोई संकेतक यानी जो सिग्निफायर है वो किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतिक का क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वस्तु, बिंब, संकेत या प्रतीक। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वो संकेत कहलाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा सिग यानी संकेत होगा। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित कौन से 2 राज्य सर्वाधिक शहरीकृत तथा सबसे कम शहरीकृत हैं, ये बताना है। तो तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश या असम। ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे, भारत के कौन से जो राज्य हैं 2 वो सर्वाधिक तथा सबसे कम शहरीकृत हैं। ठीक है, तो ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड यानी ए और सी। तो ए में देखिए फ्रेंड्स क्या है, तमिलनाडु और सी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अनुसंधान नीति एथिक्स के तत्व है। ठीक है, जो यूनिट 10 है उसमें एथिक्स और ये सब चीजें ऐड हुई हैं, उसमें से ये क्वेश्चन देखिए बना हुआ है यूनिट 10 से कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक अनुसंधान नीति एथिक्स के तत्व हैं, विचारधारा, आत्मनिष्ठता, अनामता और गोपनीयता। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी और डी यानी आत्मनिष्ठता और गोपनीयता। ठीक है, आप सॉरी सी यानी अनामता यानी एनोमिटी और गोपनीयता। ठीक है, तो सी और डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है। ठीक है, जो समाजशास्त्र का उद्भव है ये मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है।
मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन, या 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की जो व्याख्या करना, औद्योगिकरण के मूल कारणों का व्याख्यान करना, या फ्रांस की क्रांति का लेखांकन करना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी और ए। डी देखिए, फ्रांस की क्रांति का जो लेखांकन है, और मानवीय इतिहास जो कि कॉम्ट कहते हैं कि मानव का इतिहास वो बौद्धिक इतिहास है, तो मानव इतिहास की जो प्रगति है उसका लेखांकन। ठीक है, तो डी और ए यानी ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किसने काल और स्थान के संदर्भ में सामाजिक संबंधों की संरचना के रूप में संरचना निर्माण की बात की है? तो किसने की थी फ्रेंड्स संरचना निर्माण की बात? स्ट्रक्चरेशन की बात किसने की थी? एंथोनी गिडिंग्स जी ने। किसने की थी? स्ट्रक्चरेशन की बात किसने की थी? एंथोनी गिडिंग्स जी ने। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया है, और हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज जो हर संडे को होती है उसमें भी ये सब क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोग्रेस बाय विच टेक्नोलॉजी लोअर्स द कॉस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग शेयरिंग एंड एनालिजिंग डाटा इज नो एज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिजिटलाइजेशन। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है इसका क्या हुआ है? डिजिटलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, द वर्चुअल कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्चुअल कम्युनिटी बुक है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर कौन है फ्रेंड्स? ये है हावर्ड रेनगोल्ड। ठीक है, अभी सर ने ऑनलाइन जो क्लासेस जो हमारे यहाँ से प्रोवाइड हो रही हैं उसमें ये चीज़ें बहुत सब अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हावर्ड रेनगोल्ड महोदय ने बुक लिखी थी द वर्चुअल कम्युनिटी, और इस बुक के जो राइटर हैं वो है हावर्ड रेनगोल्ड महोदय। ठीक है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची दी गई है समाजशास्त्री और पुस्तक के.एम. कपाड़िया, जेपी मर्डाक, किंग्सले डेविस, पी.एन. प्रभु, और इनकी पुस्तक है वो हमें बताना है। ठीक है, के.एम. कपाड़िया जी ने कौन सी बुक लिखी थी फ्रेंड्स? इन्होंने लिखी थी जो है बी का सेकंड यानी मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। ये बुक किसकी है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये है के.एम. कपाड़िया की बुक। ठीक है, जेपी मर्डाक जी ने कौन सी बुक लिखी थी? बी का हो जाएगा थर्ड यानी सोशल स्ट्रक्चर, बहुत ही फेमस बुक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई। किंग्सले डेविस ह्यूमन सोसाइटी नामक बुक बहुत बार एग्जामिनेशन में आई हुई है, चाहे वो पीजीटी हो, हायर एजुकेशन हो, या एनटीए-नेट हो। पी.एन. प्रभु, तो पी.एन. प्रभु जी ने बुक लिखी थी हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में प्रश्न ऐसा क्यों है किस प्रकार के अनुसंधान पद्धति के लिए महत्वपूर्ण है ये बताना है। ठीक है, क्यों है, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ये क्या होगा? अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, या प्रयोगात्मक। ठीक है, तो ये क्या होगा? ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3 सी और डी। तो सी यानी व्याख्यात्मक और डी क्या होगा? प्रयोगात्मक। ठीक है, व्याख्यात्मक और प्रयोगात्मक। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सूची दी गई है, जनजाति है और वो किस राज्य क्षेत्र से जो है किस राज्य क्षेत्र में निवास करती है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए खासी कहाँ की जनजाति है? खासी जो कि मातृवंशीय जनजाति है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे निवास करती है? तो खासी जो है ये मेघालय। ठीक है, खासी यानी ए का सेकंड हो जाएगा, मेघालय में रहती है और ये मातृवंशीय जनजाति है। ठीक है, मेघालय। टोडा बी का 1 यानी नीलगिरी की पहाड़ियों पे टोडा, और ये पितृवंशीय बी का 1, यहीं पे पुरुषोत्तमी संस्कार भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि पुरुषोत्तमी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये टोडा जनजाति में, जो कि पितृ सत्तात्मक जनजाति है, और खासी क्या है? खासी मातृ सत्तात्मक जनजाति। तो ये दोनों चीजें आप लर्न करके रखिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, मुंडा, ये मुंडा जो है ये कहाँ की जनजाति है फ्रेंड्स? तो ये है सी का 4 हो जाएगा यानी छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर से ये रिलेटेड है, सी का 4। और खोंड, ये जो खोंड है ये कहाँ की जनजाति है? ये ओडिशा, यहाँ पे नरबल प्रथा पाई जाती है। कभी कभी ये भी पूछा है कि नरबल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो खोंड के ओडिशा जनजाति में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संदर्भ में नातेदारी प्रथा के बारे में लिखा है। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नातेदारी प्रथा का विस्तृत अध्ययन किया। तो किसने किया था फ्रेंड्स? इरावती कर्वे जी ने। ठीक है, इरावती कर्वे जी ने नातेदारी प्रथा का जो है विस्तृत अध्ययन किया था। और इन्होंने फ्रेंड्स बुक लिखी थी किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो कि बहुत ही फेमस बुक है इनकी, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है, तो आप इसको भी अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान शास्त्र यानी इपिस्टेमोलॉजी जिस प्रकार के अंतर्भेद के लिए प्रयुक्त होता है उसमें क्या सम्मिलित है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता या अनुभववाद या तार्किकतावाद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी, यानी आत्मनिष्ठता और अनुभववाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि नीचे दिए गए राज्यों को उनके घटते हुए शहरीकरण के स्तर के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कौन पहले कैसे है, ठीक है, किस क्रम में बढ़ रहा है कौन से राज्य, ये शहरीकरण के स्तर के अनुसार इसे सीक्वेंस में इसको सेट करना है। ठीक है, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब। ठीक है, तो ये कैसे सेट होगा फ्रेंड्स? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, यानी सबसे पहले क्या होगा? तमिलनाडु, फिर केरल और फिर जो है महाराष्ट्र और देन सबसे लास्ट में क्या होगा? पंजाब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दुर्खेम के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान यानी रिचुअल के महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, तो क्या है वो है क्रिया यानी एक्शन। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे देखिए कथन दिया गया है और कारण। मीडिया द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व रूढ़िवादिता को बढ़ाता है, ना कि चुनौती प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे कथन दिया गया है कि जो मीडिया है वो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है ये रूढ़िवादिता को बढ़ावा देता है, ना कि चुनौती प्रदान करता है। ठीक है, और इसका तर्क दिया गया है कि मीडिया जो शक्ति है संपन्न उच्च वर्ग की हितार्थ को कार्य करता है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए ए और आर दोनों सही है और क्या है व्याख्या ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ भी कथन और कारण दिया गया है। विगत वर्षों में औद्योगिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी घट गई है, ये कथन दिया गया। इसका तर्क दिया गया उद्योग का विस्तार हो रहा है और स्वचालिता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसका सही आंसर फ्रेंड्स हमें बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है और सही ये व्याख्या भी है। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय ग्रामीण समाज पर लिखित निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष का सही क्रम क्या है। ठीक है, ये 2-3 बार से सीक्वेंस को दे रहे हैं कि कौन सी बुक पहले आई थी, कब प्रकाशित हुई थी और कौन उसके बाद में हुई थी। ठीक है, तो एन इंडियन विलेज, राजस्थान विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज और द रिमेम्बर्ड विलेज। ठीक है, तो ये बुक है देखिए एन इंडियन विलेजेस। तो एन इंडियन विलेजेस सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी देखिए द वर्चुअल कम्युनिटी अभी बुक पूछी गई थी ना फ्रेंड्स, ऐसे ही कभी कभी पूरा एक क्वेश्चन इस पे बन के आ जाएगा। 4 बुकें हैं तो इनको हमें पूरा कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे एन इंडियन विलेज ये बुक किसने लिखी है? तो ये जो बुक लिखी है ये लिखी है एस.सी. दुबे जी ने। किसने लिखी है? एस.सी. दुबे जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है। राजस्थान विलेज ये बुक किसने लिखी है? बी.आर. चौहान जी ने। इन्होंने राणावतों की सादरी का अध्ययन किया था। ठीक है, तो आप ये भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और बुक को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसके राइटर कौन है। इंडिया चेंजिंग विलेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। ये भी बुक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे जी ने। किसने लिखी है? एस.सी. दुबे यानी श्यामा चरण दुबे इनका पूरा नाम है। ठीक है, द रिमेम्बर्ड विलेज ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है एम.एन. श्रीनिवास जी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है एम.एन. श्रीनिवास जी की। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास इन्होंने रामपुरा का अध्ययन किया था, एम.एन. श्रीनिवास जी ने, और द रिमेम्बर्ड विलेज नामक बुक लिखी थी। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि राइटर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन पूरे 100 है और इसको जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर क्या ऑप्शन 3। ठीक है, आप इसको सेट कर लीजिएगा कालक्रम। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित लेखकों का उनकी पुस्तकों के साथ मिलान करें। ठीक है, देखिए बहुत सारी बुकें हैं पूछी गई हैं। पियरे बोर्दियू। ठीक है, तो पियरे बोर्दियू जी ने कौन सी बुक लिखी थी?
जुर्गेन हैबरमास, एडवर्ड सैड और एंथोनी गिडेंस। ठीक है, देखिए इन लोगों की बुक पूछी गई है और हमें इसे मैच करना है। तो आइए मैच करते हैं। पियरे बोर्दियू जी ने कौन सी बुक लिखी थी? तो ए का हो जाएगा थर्ड, यानी पियरे बोर्दियू। डिस्ट्रक्शन नामक इन्होंने बुक लिखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये पहले भी पूछी गई है। ठीक है, जुर्गेन हैबरमास, लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैयक्तिकरण की संकटावस्था, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि अवधारणा किसने दिया है। तो लेजिटिमेशन क्राइसिस नामक बुक लिखी थी जुर्गेन हैबरमास जी ने। एडवर्ड सैड इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो इन्होंने लिखी है ओरिएंटलिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा एंथोनी गिडिंग्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछी गई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे महिला परिप्रेक्ष्य है और इनके लैंगिक मुद्दे हैं। ठीक है, इसे हमें मैच करना है। देखिए प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे वो भी हमने सॉल्व कराए थे, उसमें ये परिप्रेक्ष्य पूछा गया था। तो फ्रेंड देख लीजिए कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से समझना और उन्हें लर्न कर लेना। ठीक है, देखिए सांस्कृतिक, उदारवादी, अतिवादी और समाजवादी। ठीक है, तो सांस्कृतिक यानी ए का 4 किससे रिलेटेड हो गया? सांस्कृतिक यानी ए का 4 ये लिंग भेद से। ठीक है, लिंग भेद सांस्कृतिक के परिप्रेक्ष्य में होता है। उदारवादी, जो उदारवादी परिप्रेक्ष्य है, अप्रोच है, वो किससे है? बी का 1 यानी लैंगिक समानता जो होती है। ठीक है, इक्वलिटी। ठीक है, लैंगिक इक्वलिटी यानी पुरुष और महिला समान तरीके से जो एक अप्रोच होती है वो लैंगिक इक्वलिटी की बात, लैंगिक समानता। अतिवादी अप्रोच जो होती है ये क्या होती है? सी का सेकंड यानी लैंगिक जो दमन होता है, यानी महिला जो है कहती है ना कि पुरुष जो है ये जिम्मेदार हैं और पुरुष कहते हैं कि जो है महिला जिम्मेदार है। तो ये अतिवादी अप्रोच है, यानी लैंगिक दमन जो होता है, शोषण। और समाजवादी यानी संरचनात्मक रूप से जो दमन किया जाता है। ठीक है, तो डी का हो जाएगा थर्ड। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराध की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है। ठीक है, तो किसने की है फ्रेंड्स? रजनी कोठारी जी ने। ठीक है, इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स नामक बुक लिखी थी रजनी कोठारी जी ने, और इन्होंने ही ये कहा था कि भ्रष्टाचार और अपराधिता की जो उभरती राजनीतिक संस्कृति की इन्होंने क्या की थी? आलोचना की थी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस जनगणना वर्ष में भारत में मलिन बस्तियों से संबंधित आंकड़ों को एकत्र किया गया था? कब किया गया था फ्रेंड्स? ये किया गया था 1961 में। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विकास के चरणों को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? आदिम साम्यवाद। ठीक है, वर्ग विभेदीकरण, असमानता और वर्ग विहीन समाज। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठनों का कौन सा समुच्चय निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है? ठीक है, तो कौन सा काम करता है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ऑक्सफेम, यूएनडीपी, यूएनआईसीएफ और द रेड क्रॉस, द हंगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल आंदोलन किसका उदाहरण है? ठीक है, जो श्रीलंका में तमिल आंदोलन हुआ था वो किसका उदाहरण है ये बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए और बी, यानी संजातीय आंदोलन और क्या है? क्षेत्रीय आंदोलन। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है, कई सारे कथन और कारण आए हैं फ्रेंड्स। कथन में देखिए दिया गया है कि हरित क्रांति के बाद अंतर जातीय संबंध जजमानी प्रथा से संविदात्मक संबंधों में रूपांतरित हो गए हैं, और इसका तर्क दिया गया है कि हरित क्रांति ने सेवागत जातियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाने के अवसर प्रदान किए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कथन और कारण पढ़ने से ही लग रहा है कि दोनों चीजें में एकदम बराबर हैं और सही कथन भी है और उसकी व्याख्या भी सही है, क्योंकि हरित क्रांति जो हुई थी उससे जातियों में क्या हुआ था? विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाने के अवसर जाहिर सी बात है प्रदान हुए थे। ठीक है, तो कथन और कारण यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की क्या है? सही व्याख्या है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। यानी जो अनौपचारिक शिक्षा है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए फ्रेंड्स, दो प्रकार की एजुकेशन होती है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, यह सामाजिक समानता लाने में सहायता करती है, यह लोगों को समुदाय से अलग करने में सहायता करती है, यह अधिगम के सामाजिक पक्ष पर बल देती है, या स्कूल और जीवन के बीच की दूरी को नहीं पाटती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए, या सामाजिक समानता लाने में क्या करती है, सहायता करती है, और यह अधिगम के सामाजिक पक्ष पर क्या करती है, बल देती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम साम्यहीन महानगरीय शहर है। तो कौन सा है फ्रेंड्स, हावड़ा। जो हावड़ा शहर है ये क्या है, न्यूनतम साम्यहीन महानगरीय शहर है, ठीक है। तो हावड़ा यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शोध रिपोर्ट के तत्वों या भागों का सही क्रम क्या है, यानी सीक्वेंस बताना है फ्रेंड्स हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, यानी समस्या की सबसे पहले क्या होगी, समस्या की तर्क संगतता, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और देन निष्कर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया है, ठीक है। यानी धर्म पर चर्चा करते हुए किसने नैतिक विचारों के संवर्धन पर ध्यान दिया, तो किसने दिया है फ्रेंड्स, एल.टी. हाबहाउस जी ने दिया था, ठीक है। इन्होंने सोशल डेवलपमेंट नामक बुक लिखी थी एल.टी. हाबहाउस जी ने, और इन्होंने नैतिक विचारों के जोर पर बल दिया था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने महानगर थे, ठीक है। तो कितने, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो कितने थे फ्रेंड्स, 35, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दो राइट टू सिटी व मलिन बस्तियों के अध्ययन के साथ संबंध है, ठीक है। तो कौन है, एम.एन. श्रीनिवास, एच लेफेब्रे और आर न्यूविड और आई.पी. देसाई। तो फ्रेंड्स नए नाम है दो, और यही जो नाम है एच लेफेब्रे और आर न्यूविर्थ, ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, राइट टू सिटी व मलिन बस्तियों के अध्ययन पर इन्होंने बल दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावेदी संबंध है, ठीक है। किसने कहा था कि जो जाति प्रथा है ये भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ क्या है, सावेदी संबंध है। तो किसने कहा था फ्रेंड्स, जी.एस. घुरिये जी ने। किसने, जी.एस. घुरिये। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कथन दिया गया कि आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत ही परिवर्तनों से निकली है, और इसका तर्क दिया गया कि भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। तो फ्रेंड दोनों बातें सही है, लेकिन व्याख्या क्या है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि तार्किकता जो एक कर्ता को दैनिक वास्तविकताओं से ऊपर उठाकर दुनिया को एक अर्थपूर्ण व्यवस्था समझने के लिए प्रेरित करती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे सैद्धांतिक तार्किकता कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, पुला जो विनिमय प्रणाली है जो मेलनोवस्की से रिलेटेड है, ये किस जनजाति के साथ संबंध रखती है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको सर ने बताया था, और प्रीवियस ईयर में भी ये पूछा गया, जो पुला विनिमय प्रणाली, ठीक है, ये किस जनजाति से है, तो ये है ट्रोबियान आइलैंडर्स। बुक लिखी थी मेलनोवस्की जी ने, और ट्रोबियान द्वीपवासी में ये पुला विनिमय प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन से दो मुख्य घटक हैं जो अंकीय विभाजन अंतर को पाटने में सहायता करते हैं, ठीक है। यानी कौन से ऐसे दो मुख्य घटक हैं जो अंकीय विभाजन अंतर को पाटने में सहायता करते हैं, तो वो कौन से हैं फ्रेंड्स, सी यानी संगणक कंप्यूटर व इंटरनेट तक पहुंच, और संगणक कंप्यूटर साक्षरता व सूचना, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, किसने कहा था कि वैश्वीकरण बढ़ती हुई पारस्परिक अंतःनिर्भरता और विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण है, तो किसने कहा था, मेघनाथ देसाई जी ने, ठीक है, मेघनाथ देसाई जी ने कहा था। देखिए क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ viewing एंड सेलिंग प्रोड्यूस बाई इलेक्ट्रॉनिक
मीन्स इन नो एज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इस विचार का अनुमोदन करता है कि जो भारतीय जनजातियां हैं ये भारतीय जातियों में परिवर्तित होती हैं जब वे भूभागीय पहचान व सामाजिक महत्ता को क्या करती हैं, खो देती हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच किसने दिया था, तो फ्रेंड्स ये जो अप्रोच दिया था ये दिया था मैक्स वेबर जी ने। किसने, मैक्स वेबर। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ट्रोबियान द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक जो विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद अवधारणा का उपयोग किया गया है, ठीक है। देखिए ट्रोबियान द्वीप, जो ट्रोबियान आइलैंडर्स जो मैलिनोव्स्की जी ने अध्ययन किया था, 3-4 क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, ठीक है, जनजाति से रिलेटेड। ट्रोबियान द्वीप में कतिपय समूहों द्वारा अनुष्ठानिक विनिमय की व्यवस्था का वर्णन करने के लिए किस पद अवधारणा का उपयोग किया गया है, ठीक है। तो किसका किया गया है फ्रेंड्स, ये किया गया है कुलारिंग, ठीक है, कुला, सोलावा, मवाली, ठीक है, गिमवाली, ये सब कई चीजों का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी जनजाति पितृवंशीय है, अभी मैंने बताया था ना, खासी क्या है, ये मातृवंशीय जनजाति है, गारो भी मातृवंशीय है, मालिक्यू भी, ये भी जो है मातृवंशीय। लेकिन टोडा हमने बताया था ना, टोडा ये टोडा जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहती है फ्रेंड्स, और ये क्या है, ये पितृवंशीय जनजाति है, ठीक है। यहाँ पे पुरुषोत्तमी एक संस्कार पाया जाता है, वो भी एक बार जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि ये संस्कार कहाँ पे पाया जाता है। तो आई होप आपको लर्न हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, हु से मच इन कॉमन बिटवीन theoretical परफॉर्मेंस एंड द काइंड ऑफ एक्ट, ठीक है। तो ये किसने बात की थी फ्रेंड्स, ये की थी इरविंग गॉफमैन जी ने, यानी राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो ये कौन सा कानून बना था 1956 में, देखिए अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, यानी एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ठीक है, यानी इसको फ्रेंड्स कभी कभी कहते हैं दत्तक पुत्र अधिनियम, ठीक है, दत्तक पुत्र अधिनियम, इसको भी कभी कभी लिख किया जाता है दत्तक पुत्र अधिनियम, बहुत ही फेमस है, तो कभी कभी इस नाम से भी आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये कब बना था 1956 में, ठीक है। देखिए दहेज निषेध अधिनियम ये कब बना था 1961 में, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम ये कब हुआ था 1954, ठीक है। तो ये भी सब आप लर्न कर लीजिएगा इसी समय, यानी राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभिग्रहण तथा अनुरक्षण जो अधिनियम है ये 1956 में लागू हुआ था, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ग्रामीण समाज के पूर्व में कराए गए अध्ययनों का बृहत आधार समाजशास्त्रियों की किस रुचि में संभावित थे, ठीक है। तो किस रुचि में संभावित थे, भारतीय ग्रामीण समाज को समझना, परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना का प्रलेखन करना, भारतीय ग्रामीण समाज की गतिशीलता एवं परिवर्तन को समझना, भारतीय ग्रामीण समाज में अंग्रेजों के योगदान का जो प्रलेखन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए और बी, ठीक है, ए और बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय ग्रामीण समाज को समझना और परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना का प्रलेखन करना, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन से आंकड़े विश्लेषण के चरणों का सही क्रम है, ठीक है। तो सहीकरण बताना है, तो सहीकरण हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्णांकन, वर्गीकरण, सारणीयन, किसी परीक्षण को प्रयोग में लाना, ठीक है। तो यानी ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला यहाँ पे कथन और कारण दिया गया फ्रेंड्स, 6-7 कथन कारण और पे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। वैश्वीकरण ने लोगों तथा क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन, सीमांकन तथा असंबद्धीकरण को तीव्र किया है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, जो वैश्वीकरण हुआ है, ग्लोबलाइजेशन, ये क्या किया है, लोगों में विभिन्न क्षेत्र वर्ग से क्या करते हैं, लोग जो है आते हैं, और यह आर्थिक बदलावों के कारण हुआ है। तो बिल्कुल सही बात है, जो आर्थिक जो बदलाव हुए हैं इसी के कारण तो लोग जो है जा रहे हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे
कि किस वर्ष तक वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना है। ठीक है, तो किस वर्ष से? 2030 तक। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उसे पीढ़ी दर पीढ़ी के आचरण के प्रभाव के रूप में देखा है। ठीक है, तो किसने देखा है? इमाइल दुर्खीम जी ने। फ्रेंड्स ये प्रीवियस ईयर नेट के ही एग्जामिनेशन में पूछा गया और मैंने इसको प्रीवियस ईयर जो 25 प्रीवियस ईयर, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी फ्रेंड्स, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा और एक बार में ही आपको पूरा सीक्वेंस मिल जाएगा। आप अच्छे से इसको रिवाइज करके जरूर एग्जामिनेशन में जाइएगा, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, कि किसने शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उसे पीढ़ी दर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभावक के रूप में देखा है। तो किसने देखा है? इमाइल दुर्खीम जी ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शादी ब्याह में जो प्रदर्शनीय उपभोग का अभिकरण है, ठीक है, अधिपत्य है, वह किन दो बातों के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन 4 यानी बी और डी। बी यानी धन का प्रदर्शन लोग करते हैं और डी यानी अपने सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन करना। आप देखिए लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैरिज हो रही है। ठीक है, यानी 40 से 50 लोगों को जाना है और बिल्कुल बिल्कुल सामान्य तरीके से, ज्यादा पैसे, ज्यादा ना धन खर्चा हो रहा है ना सामाजिक स्थिति लोगों को दिखानी पड़ रही है, तो बहुत सारी चीजें मेंटेन हो गई हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ द्वारा कहां पर सबसे बड़ा और लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो कहां पे किया गया था फ्रेंड्स? ये किया गया था मेरठ में। ठीक है, मेरठ में, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अपने पर्यावरण के बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ठीक है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? श्रमिक शक्ति। ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित मेगा सिटी को 2001 से लेकर 2011 के अंतराल में उनकी वृद्धि दर के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो कैसे सेट करेंगे इसको? कोलकाता शहरी जन समूह, बृहत मुंबई जन समूह या दिल्ली शहरी का समूह। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी सबसे पहले सी यानी दिल्ली शहरी का जो जन समूह है, फिर कोलकाता और फिर बृहत मुंबई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए धर्मनिष्ठा है यानी यूनिट 10 की अधिकांश संकल्पनाओं में कौन सा तत्व समान है? ठीक है, तो कौन सा है? ये है विनम्रता। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 ये एकदम इक्वल है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लेखक दिए गए हैं और उनकी पुस्तक दी गई है। ठीक है, तो ये हमें मैच करना है फ्रेंड्स। तो आइए इसको देखते हैं कि कौन सी बुकें हैं और किस। देखिए ए बैटेसन और एफ बेरक्रास, जी ब्रोनास्की और डी वरेस्टर। फ्रेंड्स एकदम नई नाम है और ये पर्यावरण से संबंधित, इकोलॉजी से संबंधित बुकें हैं। तो ये देखेंगे कि किसने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, ए बैटेसन ने कौन सी बुक लिखी है फ्रेंड्स? इन्होंने लिखी है, ए का हो जाएगा 4, ए का 4 यानी स्पेस टू इकोलॉजी, स्टेपस टू इकोलॉजी नामक बुक लिखी थी ए बैटेसन जी ने। ठीक है, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर यह बेरकॉस यानी बी का हो जाएगा 3rd, बी का 3rd यानी सेक्रेड इकोलॉजी। सेक्रेड इकोलॉजी बुक लिखी है किसने? जे ब्रोनोस्की जी ने लिखी है सेक्रेड इकोलॉजी बुक। ठीक है, और सी का हो जाएगा 2nd, सॉरी फ्रेंड्स, बी जो बी है यम बेरेकास यानी यफ बेरेकॉस जी ने जो बुक लिखी है बी का 3rd यानी सेक्रेड इकोलॉजी। ठीक है, सेक्रेड इकोलॉजी जो बुक है ये किसकी है? सेक्रेड इकोलॉजी। ये एफ बेरक्रास जी की बुक है। किसकी? एफ बेरक्रास जी की बुक है सेक्रेड इकोलॉजी। और जो 3rd है जे ब्रोनोस्की, तो जे ब्रोनोस्की जी ने सी का 2nd, ठीक है, सी का 2nd यानी द असेंट ऑफ मैन, द असेंट ऑफ मैन बुक लिखी है इन्होंने। द असेंट ऑफ मैन ये किसने लिखी है? जो है जे ब्रोनोस्की जी ने। और डी वरेस्टर यानी डी का हो जाएगा, डी का 1। ठीक है, डी का 1 हो जाएगा नेचरस इकोनॉमी। ठीक है, नेचरस इकोनॉमी बुक लिखी है इसने
डी बोरेस्टर महोदय ने, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा अच्छे से। मैं यहाँ पे सीक्वेंस भी दे रही हूँ। ऑप्शन 1 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको मैच कर सकते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया है। तो किसने किया है फ्रेंड्स, ये किया है मैक्स वेबर जी ने। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत सरकार ने परियोजनाओं में विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की थी। तो किस सन में की थी फ्रेंड्स, ये की थी 2004 में, यानी 2004 में, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स दिया गया भील और मेड़ा जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में रहती हैं, ठीक है। देखिए जनजातियों से भी बहुत सारे क्वेश्चन 2019 के एग्जामिनेशन में पूछे गए, ठीक है। भील और जो मेड़ा जनजाति है ये कहाँ पे निवास करती है फ्रेंड्स, तो ये जो है राजस्थान की जनजाति है। कहाँ की, राजस्थान। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बुक दी गई है द रिलीजन ऑफ जावा। द रिलीजन ऑफ जावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। द रिलीजन ऑफ जावा जो इसके लेखक हैं ये बताना है, ठीक है। तो किसकी बुक है फ्रेंड्स, ये है क्लिफर्ड गिट्ज की बुक है। किसकी, क्लिफर्ड गिट्ज की बुक है द रिलीजन ऑफ जावा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे विधि है और समाजशास्त्री है, तो किसने किस विधि का प्रयोग किया है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अप्रत्यक्ष प्रयोग, सहभागी अवलोकन, घटना विज्ञान और संस्कृत के प्रारूपों का विकास, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष प्रयोग यानी ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड हो जाएगा। आइए मैं इसको मैच भी कर दे रही हूँ, ए का थर्ड। इमाइल दुर्खीम। सहभागी अवलोकन, इसका किसने किया था फ्रेंड्स, सहभागी अवलोकन, बी का 4 यानी मेलनो वस्की जी ने, ठीक है। सर अगर सर्वप्रथम जो है सहभागी अवलोकन की बात की जाएगी तो वो लिंडमैन ने किया था, लेकिन सहभागी अवलोकन अगर वो नहीं है ऑप्शन में तो मेलनो वस्की जी ने किया। घटना विज्ञान यानी फेनोमेनोलॉजी तो अल्फ्रेड श्रुट्ज यानी सी का 1 हो जाएगा, अल्फ्रेड श्रुट्ज। और संस्कृत के प्रारूपों का विकास जो किया था वो W.A. डिल्थे महोदय ने किया था, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सेकंड, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शहरीकरण जीवन की एक शैली व निर्धनता की संस्कृति से संबंध है, ठीक है। शहरीकरण जो है ये जीवन की एक शैली है, तो ये किसने कहा था शहरीकरण एक जीवन की शैली है, ये लुईस बिर्थ जी ने कहा था। किसने, लुईस बिर्थ जी ने कहा था शहरीकरण क्या है, ये एक जीवन शैली है। और जो ग्रामीण एक जीवन शैली है ये किसने कहा है फ्रेंड्स, ये भी पीजीटी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी पूछा गया था, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए शहरीकरण जीवन शैली है तो ये किसने कहा, लुईस बिर्थ जी ने। और ग्रामीण जीवन एक शैली है ये किसने कहा है, ठीक है। ग्रामीण जीवन एक शैली है ये किसने कहा है, अब ये भी इसी समय लर्न कर लीजिएगा, ये भी पीजीटी एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ठीक है। तो ये कहा था रॉबर्ट रेडफील्ड जी ने, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड। फ्रेंड्स इसको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, दोनों एक प्रकार से हैं, ठीक है। रॉबर्ट रेडफील्ड, ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी द लिटिल कम्युनिटी, इसी बुक में इन्होंने ये अवधारणा दी थी द लिटिल कम्युनिटी नामक बुक में, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और निर्धनता की संस्कृति, ऑप्शन में ये भी है निर्धनता की संस्कृति से, तो निर्धनता की संस्कृति की बात किसने की थी फ्रेंड्स, आस्कर लेविस जी ने, ठीक है। निर्धनता की संस्कृति को मैंने कई बार अपने चैनल पे बताया भी है, ठीक है। निर्धनता की संस्कृति की बात किसने किया है, आस्कर लेविस। तो ए और सी, ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और सी, यानी देखिए ए और सी नहीं लेकिन सी और ए, ठीक है, सी और ए घुमा दिया है क्वेश्चन को, ठीक है। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए थे और बी सी ए इस तरीके से ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सी और ए यानी ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महानगर में अधिकतम तथा न्यूनतम अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, देखिए ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी और बी, सी और बी यानी चेन्नई और मुंबई, ठीक है, चेन्नई और
मुंबई, ठीक है, चेन्नई और मुंबई। देखिए अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार व एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद अवधारणा क्या है? तो वो क्या कहलाता है? कल्याणवाद कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कल्याणवाद, यानी ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए बुक लिखी दी गई है और उनके लेखक हैं फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ठीक है। फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है फ्रेंड्स? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और ये मैंने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा थर्ड, यानी ए का थर्ड यानी फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया। तो ये किसने लिखा है? पैट्रिसिया ओबेरॉय जी ने। किसने लिखा है? मैं यहाँ पे मैच भी कर दे रही हूँ। पैट्रिसिया ओबेरॉय। चेंजिंग किनशिप फैमिली एंड जेंडर रिलेशंस, ठीक है। ये बुक किसने लिखी थी? बी का सेकंड यानी रजनी पालरी वाला जी ने। किसने? रजनी पालरी वाला जी ने, ठीक है। और फैमिली एंड किनशिप सी का 1 यानी टीएन मदान जी ने। किसने? टीएन मदान जी ने फैमिली एंड किनशिप, टीएन मदान जी की बुक है ना फैमिली एंड किनशिप। और मैरिज इन साउथ एशिया, ठीक है, मैरिंग इन साउथ एशिया, ये बुक किसने लिखी है? तो डी का हो जाएगा 4, रविंदर कौर और रजनी पालरी वाला जी ने, ठीक है। तो ये बुक लिखी है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित प्रौद्योगिकीय क्रांतियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें, ठीक है। यानी जो प्रौद्योगिकीय क्रांतियां हुई हैं उनका सीक्वेंस बताना है। हरित क्रांति, मुद्रण क्रांति, औद्योगिक क्रांति और जैव प्रौद्योगिकी क्रांति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे पहले मुद्रण क्रांति हुई, फिर क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुई, और फिर हरित क्रांति हुई, और फिर सबसे लास्ट में क्या हुआ? जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सेकंड राइट आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने मीडिया की संकल्पना एक सांस्कृतिक उद्योग के रूप में की है? तो किसने की है? मीडिया की जो संकल्पना है वो सांस्कृतिक उद्योग के रूप में किसने की है? तो नो मार्क्सवादी, ठीक है। यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 88, किसने अस्पृश्यों को हरिजन कहा है, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर में और हमारे टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन दिया गया है। जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट सीरीज को मंगवाया है उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा फ्रेंड्स। किसने अस्पृश्यों को हरिजन का नाम दिया है? तो किसने दिया है? MK गांधी जी ने, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही सहज होते हैं, सरल होते हैं, बस उन्हें हमें समझने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हमें जो है क्वेश्चन आता नहीं है या उसका आंसर नहीं आता। क्वेश्चन भी सामने होता है और आंसर भी सामने होता है, बट हम कभी कभी क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पे एग्जामिनेशन बोर्ड में हमारा दिमाग सही से काम नहीं करता और हम आते हुए क्वेश्चन को भी क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस पूछा गया है कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति है उसे सुधारने के लिए भारत में जो पारित कानून थे उनका सही क्रम क्या था? यानी पहले कौन सा था, फिर बाद में क्या है, और देन बाद में क्या है, ठीक है। तो देखिए आइए इसको फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, ठीक है। ऑप्शन 4 यानी सबसे पहले क्या होगा? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, घरेलू हिंसा में महिला का संरक्षण अधिनियम। कई बार ये मतलब जो है ऐसे ही पूछ लेता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ, पंचायती राज अधिनियम कब बना, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब बना। लेकिन यहाँ 3 चीजें हैं और इसे क्रम वाइज पूछा गया कि पहले कौन है। तो पहले क्या हो जाएगा? पहले हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ये कब था? 1956 में, ठीक है। आप इसको यहीं पे लर्न भी कर लेंगे 1956 में। और पंचायती राज अधिनियम जो कि 73वां और 74वां संविधान जो कि 1992 में बना था। कब बना था ये? 1992 में, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आपको इसी समय इसको भी पंचायती राज अधिनियम भी इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और घरेलू हिंसा जो संरक्षण अधिनियम है ये तो 2005 में, ठीक है। तो आई होप ये सीक्वेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन से भौतिक संस्कृत के उदाहरण हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक संस्कृत के उदाहरण हैं। तो ये कौन से हैं? संस्कृत के पहलू जो उत्पादन व मानव कृतियों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं, या भौतिक उत्पादन वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है, या किसी समुदाय में अभिशासन के साधन, या बच्चों का माता पिता के साथ संवाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी। ठीक है, ए और बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी संस्कृत के पहलू जो उत्पादन व मानव कृतियों के उपयोग को नियंत्रित करते हैं, और भौतिक उत्पादन जो वास्तव में समाज द्वारा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंपेरिजन दिया गया है, यानी पैसेज। ठीक है, और पैसेज फ्रेंड्स जो होता है सॉल्व, ये प्रैक्टिस की विषय वस्तु होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी से ही पैसेज जो है ये फर्स्ट पेपर में भी आता है, और देखिए सोशियोलॉजी में भी 2 पैसेज दिए गए थे इस बार, यानी 10 क्वेश्चन पूरे आए हुए थे। तो जिनको पैसेज अच्छे से सॉल्व करना आ रहा था उनका बहुत अच्छे से इस बार का पेपर बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, तो आप भी अभी से ही पैसेज को ये डेली एक पैसेज आप सॉल्व करिए और पैसेज को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, यानी जो मैं पढ़ती हूँ सबसे पहले, मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ती हूँ, उसके बाद में उसके चारों आंसर को देखती हूँ, और फिर इस तरीके से मैं पूरा क्वेश्चन और पूरा आंसर अच्छे से देख लेती हूँ, फिर पैसेज को पढ़ती हूँ। ठीक है, तो उसी पैसेज में ही उसका आंसर छिपा होता है फ्रेंड्स, और इस प्रकार से इस पैसेज को सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से एक बार सॉल्व करिए और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैसेज दिया गया है कि भारत के सभी क्षेत्रों के गांवों में आर्थिक संस्थाओं, शक्ति संरचना एवं अंतर जातीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में काफी बदलाव हो रहा है। इनमें प्रमुख आर्थिक बदलाव है भूमि सुधार, जिस गांव की सामाजिक संरचना पर बड़ा सामाजिक प्रभाव डाला है। यद्यपि इसके आर्थिक प्रभावों पर काफी विवाद है। गांवों में भूमि सुधार निम्नलिखित के माध्यम से किए गए हैं, जैसे मध्यस्थों का उत्साधन, बटाई प्रथा में सुधार, जमीन के स्वामित्व सीमांकन तथा भूमि का पुनर्वितरण, और जमीन की चकबंदी तथा भूमि को गैर आर्थिक आकार देना, कम होने से रोकना, सहकारी खेती पर बल देना, विकास करना, और भूदान के रूप में अमीरों द्वारा गरीबों को अधिशेष भूमि उपहार के लिए धार्मिक आर्थिक आंदोलन चलाना। इन उपायों को विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरीकों से क्रियान्वित किया गया है, परंतु इनके कुछ एक समान समाजशास्त्रीय परिणाम देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज है और इसी से ही 5 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको अब हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के गांवों में भूमि सुधारों के कौन से उपायों का क्रियान्वयन किया गया है। फ्रेंड्स देखिए ऊपर पैसेज दिया गया था, उसी का ही ये आंसर है और पैसेज में ही आंसर छिपा होता है। ठीक है, तो भूमि की अवसीमांकन, पंचायती राज, भूदान या उत्तराधिकार कानून। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए भूमि की अवसीमांकन और सी यानी भूदान। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पैसेज वही है। दूसरा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि सुधारों को किस प्रकार क्रियान्वित किया गया। तो किस प्रकार क्रियान्वित किया गया फ्रेंड्स? विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्थानों पर, यानी विभिन्न राज्यों में अलग अलग समयों पर इसका क्या किया गया, ये क्रियान्वित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला जो इसका क्वेश्चन है, भारतीय गांव इनमें से किसके संबंध में परिवर्तित हो रहे हैं। तो किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? जो भारतीय गांव हैं ये किस तरह से परिवर्तित हो रहे हैं ये बताना है। ठीक है, तो आर्थिक संस्थाएं और जातियों के बीच क्या है, संबंध। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 यानी ए और सी। अगला इस पैसेज का देखिए, भारत के गांवों की सामाजिक संरचना की इकाइयों पर निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रभाव पड़ा। तो किसका पड़ा फ्रेंड्स? भूमि सुधारों का। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला भी एक पैसेज आया हुआ था। ठीक है, अगला पैसेज है और ये 95 से लेके 100 तक यानी 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, तो ये बताना है। ठीक है, नहीं फ्रेंड्स देखिए ये उसी का ही है 95। इनमें से कौन भारतीय गांवों में आर्थिक परिवर्तन के कौन से मुख्य स्रोत रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकार कानून, पंचायती राज, भूमि सुधार और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम। ठीक है, तो ये भूमि सुधार हो जाएगा। ठीक है, यानी 90 से लेकर 95 तक का जो क्वेश्चन था 5 वो
पैसेज से जुड़ा हुआ था पहले, और अब ये एक नया पैसेज आया है, ठीक है। ये भी एक पैसेज दिया गया है, इसको भी पढ़ना है। आइए इसके हम क्वेश्चन को सिर्फ देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा इसमें मैथ्स भी लगाना था, और इसमें जो होता है जोड़, गुणा, भाग, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, ये इतना हमें कॉमन सीख लेना है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। और इससे क्या होगा, हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी जनसंख्या की तुलना में कितना प्रतिशत शहरी जनसंख्या है जो वर्ग शहरी जनसमूहों में रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर था, ऑप्शन 3, ठीक है, यानी 72%। देखिए अगला जो होगा वो होगा वर्ष 2001 से 2011 के बीच कितने शहरी जनसमूहों में वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कितनी हुई है, वो 111, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर दिया है आयोग ने, ठीक है। अगला है 98 की वर्ष 2001 से 2011 के मध्य जनगणना शहरों यानी सिटीज की वृद्धि दर क्या थी। तो वो क्या थी फ्रेंड्स, जो वर्ष 2001 से 2011 के बीच जो जनगणना की सिटीज की वृद्धि दर थी वो थी ऑप्शन सेकंड, ठीक है, यानी 185.90%, ठीक है। देखिए अगला जो है, भारत में वर्ग 1 के शहरों में कम से कम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये 1 लाख, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा जो 100 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 में भारत में कितने शहर थे। तो कितने शहर थे फ्रेंड्स, वर्ष 2001 में भारत में कितने शहर थे, ये पैसेज को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन सेकंड, यानी 5161, ठीक है, 5161 टोटल शहर थे वर्ष 2001 में भारत में, ठीक है। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग ये 5 आंसर इस पे बने हुए थे, 5 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन पूरे पैसेज पे आए हुए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो नेट एग्जामिनेशन एनटीए नेट का जो एग्जामिनेशन था दिसंबर का, ठीक है, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, और ये ऑथेंटिक आंसर की के साथ फ्रेंड्स करवाया गया है। इसको आप अच्छे से 102 बार रिवाइज कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 25 जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, और वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।